छात्र जीवन। हाई स्कूल में मैं मूर्ख नहीं माना जाता था। शिक्षकों के प्रति प्रेम भावना हमेशा प्रकट करता रहा। हर साल माँ बाप को विद्यार्थी की पढ़ाई तथा चाल चलन के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते। उनमें कभी मेरी पढ़ाई या चाल चलन की शिकायत नहीं की गई। दूसरे दर्जे के बाद तो इनाम भी पाए और 5वें तथा 6ठे दर्जे में तो क्रमशः 4 रुपए और 15 रुपए मासिक छात्रवृत्तियां भी मिली थीं। छात्र वृत्तियां मिलने में मेरी योग्यता की अपेक्षा भाग्य ने अधिक सहायता की। छात्रावृत्तियां सब लड़कों के लिए नहीं थीं और उस समय 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में गुजरात के विद्यार्थी बहुत नहीं होते थे। अपनी तरह से मुझे याद आता है कि मैं अपने को बहुत योग्य नहीं समझता था। इनाम अथवा छात्रावृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता, परंतु एक भूल थी जिसकी मैं आज तक सजा पा रहा हूँ। पढ़ाई में सुलेख होना आवश्यक नहीं, यह कुबुद्धि मेरे मन में न जाने कहां से आ गई जो ठेठ विलायत जाने तक रही। खासकर दक्षिण अफ्रीका में, जहां वकीलों और वहां जन्मे और पढ़े युवकों के मोती की तरह अक्षर देखे, तब तो मैं बहुत लजाया और पछताया। मैंने देखा कि लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। मैंने पीछे अपने लेख को सुधारने की कोशिश की, परंतु पक्के घड़े पर मिट्टी कब चढ़ सकती है। जिस बात की अवहेलना मैंने बचपन में की, उसे फिर मैं आज तक न सुधर सका। हर एक नवयुवक और युवती मेरे उदाहरण को चेते और समझे कि सुलेख शिक्षा का आवश्यक अंग है। लेख सुधरने के लिए लेखन कला आवश्यक है। मैं तो अपनी यह राय बता रहा हूँ कि बालकों को आलेखन कला सीखनी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद करता है और रखता है और आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचान लेता है। और जब आलेखन कला सीखकर चित्र इत्यादि बनाना सीख जाता है और तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर सुंदर हो जाते हैं। संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। डंडा रेखा गणित में तो रटने की कोई बात न थी, परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि से सब रटना था। यह विषय भी 4ठी कक्षा में शुरू होता है। 6ठी कक्षा में जाकर मेरा तो दिल बैठ गया। संस्कृत के शिक्षक बड़े सरल थे। विद्यार्थियों को बहुतेरा पढ़ा देने का लोभ उन्हें रहा होता। संस्कृत और फारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा रहती। फारसी वर्ग के मौलवी साहब नरम आदमी थे। विद्यार्थी लोग आपस में बातें करते कि फारसी बड़ी सरल है और मौलवी साहब भी भले आदमी हैं। विद्यार्थी जितना याद करता है उतने पर ही वे निभा लेते हैं। सरल होने की बात से मैं ललचाया और एक दिन फारसी की कक्षा में जा बैठा। संस्कृत शिक्षक को इससे दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, यह तो सोचो कि तुम किसके लड़के हो। धर्म की भाषा तुम नहीं पढ़ना चाहते। तुमको जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ। मैं तो समस्त विद्यार्थियों को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर तो इसमें रस की घूंटें मिलेंगी। तुमको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं शर्मिंदा हुआ और शिक्षक के प्रेम की अवहेलना न कर सका। आज मेरी आत्मा मास्टर कृष्णा शंकर का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी न पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों का जो आनंद ले रहा हूँ वह न ले पाता। क्योंकि मुझे इस बात का पश्चाताप रहता है कि मैं संस्कृत अधिक न पढ़ सका, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत का अच्छा अध्ययन किए बिना नहीं रहना चाहिए। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा में मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के लिए भी स्थान होना चाहिए। इतनी भाषाओं की गिनती से किसी को डर जाने की आवश्यकता नहीं। यदि
विधिपूर्वक भाषाएं पढ़ाई जाएं और सब विषयों का अंग्रेजी के द्वारा अनुवाद करने का बोझ हम पर न हो तो ये भाषाएं भार नहीं मालूम पड़ेंगी, बल्कि उनमें बड़ा रस आने लगेगा। फिर जो एक भाषा को विधिपूर्वक सीख लेता है उसे दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगमता से हो जाता है। सच पूछिए तो हिंदी, गुजराती और संस्कृत इन्हें एक ही भाषा मानना चाहिए। यही उर्दू, फारसी और अरबी के लिए कह सकते हैं। मैंने 6-7 साल की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक विद्याध्ययन किया, परंतु स्कूल में कहीं धर्म शिक्षा न मिली। जो चीजें शिक्षकों के पास से सहज ही मिलनी चाहिए थी वह न मिली। फिर भी वातावरण से ताए कुछ न कुछ धर्म प्रेरणा मिला करती थी। यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ लेना चाहिए। धर्म से मेरा अभिप्राय आत्मज्ञान से है। मैं अच्छी तरह से इस बात का अनुभव कर रहा हूँ कि बचपन में पड़े शुभ अशुभ संस्कार बड़े गहरे हो जाते हैं, और इसीलिए यह बात अब मुझे बहुत खल रही है कि लड़कपन में कितने ही अच्छे ग्रंथों का श्रवण पाठन न हो